जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एडुप्रेटर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज के क्लास में हम लोग क्लास 9th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, अगर बात करें चैप्टर 1 और 2 की, तो चैप्टर 1 और 2 ये दोनों हम लोगों ने पढ़ के ख़त्म कर चुका है। इसका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर किसी ने नहीं किया है तो वहाँ से देख सकता है। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है पुअर्टी एज अ चैलेंज। इस चैप्टर में हम लोगों को गरीबी के बारे में सब कुछ सीखना है और समझना है कि कैसे गरीबी आती है, क्या क्या तरीके हैं जिससे गरीबी को दूर किया जा सकता है, अभी गरीबी का क्या स्टेटस है इंडिया में और वर्ल्ड में। तो गरीबी के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपनी अपनी किताबें जो हैं एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की वो खोल के सामने रख लीजिए और जैसे जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे उसको देखते जाइएगा। सबसे पहला टॉपिक जो है हम लोगों को पढ़ना है वो है ओवरव्यू। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक कौन सा है? ओवरव्यू है। इस ओवरव्यू में क्या बता रहा है कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, समझनी है। तो ये जो टॉपिक है ओवरव्यू में जो सबसे पहली बात बताई जा रही है वो ये है कि गरीबी जो है ना, पुअर्टी जो है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि इंडिया फेस कर रहा है। ठीक है, पुअर्टी जो है एक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो इंडिया फेस कर रहा है। और ये प्रॉब्लम इंडिया कब से फेस कर रहा है? जब से इंडिया आज़ाद हुआ है, जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है, जब से हमारा देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ है, तब से लेके आज तक इंडिया जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक फेस करता है वो किस चीज़ की है? वो है गरीबी की, जिसको बोलते हैं हम लोग पुअर्टी। ठीक है, तो जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से इंडिया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है और वो है गरीबी की। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे कि पुअर्टी क्या होती है। ठीक है, पुअर्टी क्या है, पुअर्टी क्यों होती है, गरीबी क्यों आती है और इसको कैसे हम लोग ख़त्म कर सकते हैं या इससे और क्या क्या चीज़ें की जा है ना। तो इस पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू ये है कि इंडिया में गरीबी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इंडिया में गरीबी बहुत ज़्यादा है। इस गरीबी के पीछे का रीज़न क्या है, ये क्या है गरीबी और ये गरीबी क्यों है और कैसे इसको हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, इन सारे चीज़ों का आंसर जो है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, गरीबी क्या है, क्यों गरीबी होती है, गरीबी क्या है, क्यों गरीबी होती है और कैसे गरीबी को ख़त्म किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो आपका टॉपिक रहा होगा ओवरव्यू का, उसमें ये सिर्फ इतनी ही चीज़ें दी हुई हैं। अब चलते हम लोग अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में क्या चीज़ें हैं कि अगर हम लोग अपनी डेली लाइफ में देखें, अगर हम लोग अपने डेली लाइफ की रूटीन को जो हम लोग फॉलो करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, है ना, कहीं खेलने जाते हैं, तो अगर आस पास हम लोग देखें तो हम लोगों को अपने चारों तरफ गरीबी जो है बहुत ज़्यादा दिखाई देगी। जैसे किस किस फेस में गरीबी दिखाई देगी? तो आपको हो सकता है लैंडलेस लेबर दिख जाए जो खेत में काम कर रहे हों, है ना, जिनके पास खेत नहीं है, किसी दूसरे के खेत में काम कर रहे हैं, उनको बोला जाता है लैंडलेस लेबर। उनको क्या बोला जाता है? लैंडलेस लेबर। हो सकता है आपको लैंडलेस लेबर दिख जाए। ठीक है, हो सकता है आपको झुग्गीज़ में रहने वाले, ये जो ऐसे ओवर क्राउडेड जगह रहती है जहाँ पे जैसे मुंबई वगैरह में है ना, ऐसी ऐसी बहुत सारी जगह है जो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड रहती है और छोटे छोटे झोपड़ी बना बना के लोग रहते हैं। तो हो सकता है आपको झुग्गीज़ देखने के लिए मिल जाए अपने आसपास, है ना। आपको जो है डेली वर्कर्स दिख जाए, है ना, जो डेली काम करने वाले हैं, डेली वर्कर्स आपको दिख सकते हैं अपने आसपास। ठीक है, आपको कुछ लोग जो है भीख मांगते हुए देख सकते हैं, बच्चे के साथ जो बेगर होते हैं। ठीक है, भिखारी आप लोगों को देख सकते हैं। आपको छोटे छोटे बच्चे भी दिख सकते हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ पे छोटी सी एक बच्ची है ना, छोटे छोटे बच्चे आपको काम करते हुए दिख जाएंगे, है ना, या फिर कोई छोटा बच्चा होगा जो किसी ढाबे में काम कर रहा होगा। इस तरीके से आपको बहुत सारे लोग अपने आसपास दिख जाएंगे जो गरीब हैं, जो गरीबी में रह रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आप अपने आसपास जा रहे हैं, कहीं रोड से, स्कूल बस से, कॉलेज जा रहे हैं, कहीं भी आप आते जाते हैं, तो वहाँ पे आपको ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो आपको अपने आसपास देखने के लिए मिल जाती हैं। जैसे आपको लैंडलेस लेबर दिख जाएंगे, भिखारी दिख जाएंगे, छोटे से बच्चे को गोद में लेके भीख मांगते हैं,
है ना। ओवर क्राउडेड आपको झुग्गीज दिख जाती है जहाँ पे लोग रहते हैं, या सड़क के किनारे भी लोग जो है छोटा छोटा अपना टेंट टाइप से लगा के रहते हैं, ठीक है। डेली वर्कर्स आपको दिख जाएंगे जो बहुत कम पैसे में आपका दिन भर का काम करते हैं, है ना। आपको चाइल्ड वर्कर्स दिख जाएंगे जो किसी ढाबे में काम कर रहे होंगे या कहीं लेबर वाला काम कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास जिसको देख के हम लोग ये कह सकते हैं कि पुअर्टी जो है हमारे चारों तरफ है, गरीबी हमारे चारों तरफ है, और ये डेली लाइफ में हमको देखने के लिए मिलती है। इसके बाद जो हम लोगों को जानना है वो क्या जानना है, ध्यान से देखिएगा। डाटा दिया है आपके बुक में 2011 से लेकर 2012 का। 2011-12 में जो सर्वे हुआ है उसका जो डाटा है वो ये बताता है कि इंडिया में, हमारे देश भारत में, हर 5वां आदमी गरीब है, ठीक है। हर 5वां आदमी क्या है, गरीब है। हर 5वां आदमी हमारे देश में गरीबी को झेल रहा है, गरीबी से पीड़ित है, ठीक है। सोच लीजिए, हर 5वां आदमी, मतलब अगर आप 10 लोगों को खड़ा कर दिए तो उस 10 में से 2 आदमी तो आपको गरीब दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है। रैंडम अगर आप कोई 10 लोगों को लेते हैं इंडिया में तो उस 10 में से 2 आपको गरीब मिलेंगे, ठीक है। अगर बात करें ओवरऑल पूरे इंडिया की, तो पूरे इंडिया में अराउंड 27 करोड़ पीपल्स जो हैं, 27 करोड़ लोग गरीब हैं, ठीक है। ये भी बोला जाता है कि जो हमारा देश भारत है ये एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गरीबी की पॉपुलेशन कंसंट्रेटेड है, ठीक है। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे हर 5वां आदमी गरीब है, 27% पॉपुलेशन जो है वो गरीब है, ठीक है। और वर्ल्ड का एक सबसे लार्जेस्ट कंसंट्रेटेड पुअर्टी वाला देश भी हमारा भारत है। और ये जो प्रॉब्लम है ना गरीबी की, ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। ये एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है जिसको इंडिया फेस कर रहा है। और कब से फेस कर रहा है तो यहाँ पे बताए हैं, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, जब से अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के गए हैं, तब से हमारा देश इस एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम से लड़ रहा है, लगातार लड़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़ रहा है, इसमें इंडिया को सक्सेस भी मिल रही है गरीबी को कम करने के लिए। ये आगे हम लोग अभी समझेंगे, ठीक है। अब हम लोग गरीबी को समझने के लिए 2 केसेस लेते हैं। एक तो हम लोग शहर के गरीबों को समझेंगे कि शहर के गरीब कैसे हैं। दूसरा हम लोग गांव की गरीबी को देखेंगे कि गांव की गरीबी इंडिया में कैसी है। इंडिया में शहर की गरीबी और गांव की गरीबी, इन दोनों गरीबी को हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, और फिर पता लगाएंगे कि शहर की गरीबी की क्या स्थिति है और गांव की गरीबी की क्या स्थिति, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अर्बन केस, यानी शहर का केस। शहर के केस में गरीबी कैसी है ये चीज़ आप लोग देखिए और समझिए। देखिए, ये जो पूरा पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक दिया है ना, इसको हम पूरा समझाते हैं। इस पूरे पैराग्राफ में एक आदमी है जिसका नाम है राम शरण, ठीक है। राम शरण नाम का एक आदमी है और ये एक डेली वर्कर है, डेली वेज का वर्कर है ना। डेली कुछ पैसा लेके काम करता है, डेली वर्कर है। और ये कहाँ पे काम करता है, झारखंड में। झारखंड, रांची जो जगह है ना, झारखंड के रांची वाले शहर में ये रहता है और वहाँ पे काम करता है। और ये लगभग महीने का 1500 रुपये कमा लेता है, ठीक है। महीने का कितना कमा ले रहा है, 1500 रुपये ये महीना कमा लेता है डेली वर्कर का काम कर करके। पर इसके साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि इसकी जो फैमिली है ना, इसके फैमिली में 6 लोग रहने वाले हैं, ठीक है। इसके फैमिली में कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। 4 इसके बच्चे, ठीक है, 4 इसके बच्चे हैं, प्लस एक इसकी वाइफ है और ये खुद, ठीक है। ये इसकी वाइफ और ये खुद। तो इस 6 लोगों की फैमिली में सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये महीने में इसका काम नहीं चल पाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ये गरीबी को फेस कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा इसके साथ जो एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है कि इसके जो पिता हैं, राम शरण के जो फादर हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो गांव में रहते हैं, ठीक है। और उनके पास उनकी खुद की ज़मीन भी नहीं है। तो जो इनके फादर हैं वो एक लैंडलेस लेबर हैं। इनके फादर क्या हैं, लैंडलेस लेबर हैं, लैंडलेस लेबर। इनके जो पिताजी हैं इनके पास ज़मीन नहीं है,
ये लैंडलेस लेबर है, यानी गांव में छोटे मोटे जो लोग रहते हैं ना, जिनके पास ज़मीन नहीं होती, वो बड़े बड़े किसानों के घर में जाके काम करते हैं, उनके खेतों में जाके काम करते हैं। तो उसी तरीके से जो ये राम शरण है, इनके जो पिताजी हैं वो क्या हैं, वो एक लैंडलेस लेबर है, उनके पास ज़मीन नहीं है। तो राम शरण जो 1500 रुपये महीना कमा रहा है, उस 1500 में से कुछ पैसा ये अपने पिताजी के पास भी भेजता है। ठीक है, कुछ पैसा ये क्या कर रहा है, अपने पिताजी के पास भी भेजता है। अब ध्यान से सुनिए, ये बेचारा सिर्फ 1500 रुपये कमा रहा है महीने का। ठीक है, इसको 1500 रुपये ही महीना ये कमा पा रहा है, उसमें ये थोड़ा सा पैसा अपने पिताजी को भी भेज दे रहा है। ठीक है, इसके पापा जो हैं लैंडलेस लेबर, इनके पास भी ज़मीन नहीं है। तो जब ये 1500 में से कुछ पैसा अपने पापा के पास भेज दे रहा है, अपने पिताजी को भेज दे रहा है जो गांव में रह रहे हैं, तो इसके पास पैसा कम पड़ रहा है। इस वजह से जो इसकी वाइफ थी ना, जिसका नाम शांता देवी है, इनके वाइफ का क्या नाम है, शांता देवी, जो इनकी वाइफ शांता देवी है, फिर ये भी काम करना शुरू कर दी। ठीक है, और इनकी वाइफ जो है मेड का काम करती थी, नौकरानी का काम करती थी, दूसरों के घर में जाके झाड़ू पोछा बर्तन धोना ये सब काम करती थी, और वो महीने का 800 रुपये कमाती थी। ठीक है, तो राम शरण 1500 रुपये कमा रहा है, फिर उसमें से उसको कुछ पैसा अपने फादर को भी भेजना पड़ता है, पैसे की कमी हो रही है घर में। जो इनकी वाइफ थी शांता देवी, वो भी काम करने लग गई हैं। ठीक है, उसके बाद भी पैसे की कमी पड़ रही है। ठीक है, उसके बाद भी कुछ पैसे की कमी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि ये लोग 2 टाइम का कायदे से खाना भी नहीं खा पाते हैं। 2 टाइम ये लोग खाना तो खा ले रहे हैं, 2 टाइम का इनको खाना तो मिल जा रहा है, राइस और दाल तो मिल जा रही है, चावल और दाल तो इनको खाने के लिए 2 टाइम का मिल जा रहा है, पर वो इतना ज़्यादा इनफ नहीं है कि 6 लोग पूरा अच्छे से पेट भर के खा पाएँ। तो इस वजह से इनका जो सबसे बड़ा बेटा था, वो भी क्या करने लगा, वो भी एक चाय की दुकान पे काम करने लगा, जहाँ से उसको महीने का 300 रुपये मिलता था। ठीक है, जो इसका सबसे बड़ा वाला बेटा था वो भी काम करना शुरू कर दिया, और वो 300 रुपये कमा रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके 4 बेटे थे, है ना, इसके 4 बच्चे थे। 4 बच्चे में से एक बड़ा वाला जो बच्चा है वो काम कर रहा है, 300 रुपये कमा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो इसकी एक बेटी थी, जो 10 साल की एक इसकी बेटी है, वो अपने बाकी के दोनों छोटे भाई बहनों का ख्याल रखती है। ठीक है, वो अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखती है। अच्छा, अब इनके जो बच्चे हैं, इनके बच्चों के पास सिर्फ 2 कपड़े हैं। ठीक है, 2 क्लोथ्स हैं इनके बच्चों के पास, और वही क्लोथ जो है ये लोग पहनते हैं। मतलब सारे बच्चों के पास 2-2 कपड़े हैं, 2 कपड़ों से ज़्यादा इनके पास नहीं है। और अगर इनकी गरीबी की बात की जाए तो इनके पास जूते भी नहीं हैं। इनके घर में जो ये 6 लोग रह रहे हैं, इनके पास शूज़ नहीं है, जूता नहीं है। क्यों? क्योंकि जूता इनके लिए बहुत ही लग्जरी आइटम है। जैसे हो सकता है आप लोगों के लिए लग्जरी आइटम कुछ और हो, है ना, कि आपके पास आईफोन ना हो, या फिर हो सकता है आपके पास फ़ोन ना हो, तो फ़ोन आपके लिए लग्जरी आइटम होगा, है ना। लेकिन इनके पास इतनी गरीबी है, ये इतनी गरीबी में रह रहे हैं कि इनके लिए जूता खरीद के पहनना भी एक लग्जरी आइटम है। ठीक है, और जाहिर सी बात है, जब इतनी गरीबी होगी तो ये लोग कहाँ रह रहे होंगे, कोई पक्के मकान में तो रह नहीं रहे होंगे। ठीक है, ये एक कच्चे मकान में रहते हैं। वो भी कच्चा मकान कैसा है, बस्ती में बना हुआ कच्चा मकान है। बस्ती यानी किस टाइप का, इस टाइप का जो आप लोगों के यहाँ पे फोटो दिखाए थे, जुग्गीज़ जो है, ऐसे ही बस्ती में बना हुआ, जहाँ पे बहुत सारे घर एक साथ एकदम पतली पतली गली में बने हुए हैं। ठीक है, जहाँ पे पूरे गरीब एक साथ रहते हैं, तो वैसे जगह पे भी इनका घर बना हुआ है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया शहर का केस। ठीक है, जो एक गरीब आदमी शहर में काम कर रहा है, 1500 रुपये महीना कमा रहा है। ठीक है, उसमें से भी वो कुछ पैसा अपने पिताजी को भेज दे रहा है। और इस आदमी के फैमिली में 6 लोग हैं, 4 इसके बच्चे हैं, एक वाइफ है और एक ये खुद है। इनके पास 2 टाइम का भर पेट खाना खाने के लिए भी पैसा नहीं है। इसकी जो वाइफ है वो मेड का काम कर रही है, नौकरानी का काम कर रही है, घर घर जाके बर्तन धो रही है, झाड़ू पोछा कर रही है, खाना बना रही है। ठीक है, वो 800 रुपये कमा रही है। फिर 300 रुपये इसका सबसे बड़ा वाला बेटा जो है वो किसी चाय की दुकान पे काम करके कमा रहा है। इनके पास रहने के लिए अच्छा कोई पक्का मकान नहीं, कच्चे मकान में रहते हैं, हट बना के रह रहे हैं, जुग्गीज़ में रहते हैं, बस्ती में। ठीक है, इनके जो भी बच्चे हैं उनके पास सिर्फ 2 ही सेट का कपड़ा है, वही 2 कपड़ा ये लोग पूरा साल भर पहनते हैं। ठीक है,
इनके पास जूता नहीं है। जूता क्यों नहीं है? क्योंकि ये इतने ज़्यादा गरीब हैं कि इनके लिए जूता खरीदना एक लग्जरी आइटम है। तो ये तो हो गया एक शहर का केस। अगला चलते हैं गांव के केस में क्या सीन है, गांव की स्थिति क्या है गरीबी के मामले में, इसको हम लोग समझते हैं। जो गांव की स्टोरी है यह है लखा सिंह के बारे में। लखा सिंह एक आदमी है जो कि मेरठ में रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है मेरठ, वहाँ पे एक लखा सिंह नाम का आदमी रहता है, ठीक है। और ये गांव में रहता है, गांव में ही ये काम करता है। लखा सिंह के पास भी अपनी खुद की कोई ज़मीन नहीं है। इसके पास भी खुद की कोई ज़मीन नहीं है। जब इसके पास खुद की कोई ज़मीन नहीं है तो जाहिर सी बात है ये खेती तो करता नहीं होगा। तो ये क्या कर रहा है, ये भी एक लेबर है। ये भी क्या कर रहा है, लेबर का काम कर रहा है। और इसके गांव में जो बड़े बड़े किसान हैं ना, उनके यहाँ ये काम करके पैसा कमा रहा है। जब ये लेबर का काम करता है अपने गांव के बड़े किसानों में, तो इसको डेली का 50 रुपये मिलता है, ठीक है। इसको डेली का कितना पैसा मिल रहा है, 50 रुपये ये डेली कमा रहा है अगर ये काम करता है तो। अगर किसी दिन इसको काम नहीं मिला तो उस दिन उसके पास हो सकता है ये 50 रुपये भी ना आए। यानी अगर महीने में 30 दिन है और 30 दिन में से ये 10 दिन काम किया तो इसको 10 दिन का 50 रुपये मिलेगा, ठीक है। यानी डेली का इसको 50 रुपये मिल रहा है। जिस दिन काम पे नहीं जाएगा उस दिन पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो डेली का इसको 50 रुपये मिलता है अगर काम करता है तो। इसके साथ साथ जब ये काम करता है तो जिस किसान के यहाँ काम करता है वो इसको थोड़ी सी दाल दे देते हैं, ठीक है, या थोड़ा सा चावल दे देते हैं या कुछ वेजिटेबल्स दे देते हैं। यानी इसको पैसा भी मिल जाता है और थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान भी मिल जाता है, जिससे इसका घर चलता है। अब ये गांव में रह रहा है, ठीक है, और इसके फैमिली में 8 लोग हैं, ठीक है। इसके फैमिली में 8 लोग रह रहे हैं। लखा सिंह एक गांव में रहने वाला लेबर है जो डेली का 50 रुपये कमाता है, वो भी तब अगर काम करता है तो। और इस केस में उसके फैमिली में 8 मेंबर हैं और अगर 8 लोग हैं तो 50 रुपये डेली कमा रहा है। जाहिर सी बात है इसको खाने के लिए नहीं मिलेगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि इसके घर वाले 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल पाता, 2 टाइम की मील भी नहीं मिल पाती है। ये इतने गरीब हैं कि इनको खाने के लिए भी नहीं मिल पा रहा है दोनों टाइम का अच्छे से इनके परिवार वालों को। इनके पास भी रहने के लिए एक कच्चा हाउस है, ठीक है, कच्चा हट है, मिट्टी का बना हुआ घर है इनके पास भी। और ये गांव के बाहर रहते हैं। गांव के कहाँ रह रहे हैं, गांव के बाहर रह रहे हैं। अच्छा, अब लखा सिंह के जो पिताजी थे ना उनकी डेथ हो गई। लखा सिंह के जो फादर थे उनकी टीबी से डेथ हो जाती है, उनको टीबी हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है और उससे इनकी डेथ हो जाती है। क्यों डेथ हो जाती है, क्योंकि कायदे से लखा सिंह के पिता को दवा नहीं मिली। इनके पिताजी को क्या नहीं मिल रही है, दवा कायदे से नहीं मिली, जिसके वजह से लखा सिंह के जो पापा हैं उनकी डेथ हो जाती है। अब लखा सिंह के पिताजी तो है नहीं, अब लखा सिंह की मम्मी का क्या हाल है, तो लखा सिंह के मम्मी को भी टीबी है, इनके माता जी को भी, इनके माँ को भी सेम वही डिसीज़ है, सेम वही डिसीज़ है जो इनके पापा को थी, जिसके वजह से इनके पापा की डेथ हो गई है। इसके माँ को भी वही डिसीज़ है, लेकिन ये गरीब है, इस वजह से अपने माँ को ये कायदे से मेडिकेशन नहीं करवा पाएगा, कायदे से मेडिसिन वगैरह नहीं दिलवा पाएगा अपने माँ को भी। और जाहिर सी बात है अगर इसके पिता की भी डेथ हुई है तो आने वाले टाइम में इसकी माँ की भी डेथ होगी। ये बात ये लोग बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं, ठीक है। अगर बात करें लखा सिंह के गांव की, तो इसके गांव में एक प्राइमरी स्कूल भी है, ठीक है। इसके गांव में क्या है, एक प्राइमरी स्कूल भी है जो कि गवर्नमेंट का है, लेकिन लखा कभी भी वहाँ पढ़ने लिखने नहीं गया था। लखा कभी भी क्या नहीं हुआ, पढ़ने लिखने नहीं गया। अगर ये पढ़ने लिखने गया होता तो गरीबी इसके यहाँ नहीं होती। जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है फर्स्ट और सेकंड, उसमें हम लोगों ने यही समझा था कि अगर कायदे से एजुकेशन मिलती है और कायदे से मेडिकेशन मिलता है, कायदे से दवा मिल रही है, कायदे से एजुकेशन मिल रही है, आपको साफ़ सुथरी जगह में रह रहे हो, तो आप गरीबी में नहीं रहोगे। लेकिन लखा सिंह को देखो तो गांव के बाहर रह रहा है, जुग्गीज़ में रह रहा है, हट बना के रह रहा है, ठीक है। इसको कायदे से, इसके पापा को कायदे से मेडिसिन नहीं मिली, माँ को भी मेडिसिन नहीं मिल पा रही है। लखा सिंह खुद स्कूल कभी नहीं गया है, ठीक है। और जब ये लखा सिंह 10 साल का था, जब ये 10 साल का था तभी से काम करना शुरू कर दिया, तभी से अर्न करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इसके घर में जो इसके पापा थे उसकी डेथ हो चुकी थी। तो 10 साल की एज से ही ये काम करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से ये कभी स्कूल नहीं गया है।
ठीक है। और साल में एकाक बार ये लोग कभी कभार कुछ कपड़े वपड़े खरीद लेती हैं। ठीक है, जो लखा सिंह की फैमिली है, साल में एकाक बार गलती से कपड़ा वपड़ा पैसा वैसा आ गया तो खरीद लिए। ठीक है। और लखा सिंह इतना ज़्यादा गरीब है कि इसके पास सोप नहीं है, इसके पास साबुन और ऑयल नहीं है कि ये कायदे से साबुन लगा के नहा पाए, तेल लगाए बालों में, बॉडी में। इतना गरीब है कि इसके लिए सोप और ऑयल भी लग्जरी है। ठीक है। और अगर बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे राम सरन की, तो राम सरन के लिए लग्जरी क्या था? शूज़ लग्जरी था। ठीक है, राम सरन के लिए शूज़ लग्जरी था। और लखा सिंह इतना ज़्यादा गरीब है कि उसके लिए सोप और ऑयल लग्जरी है। अब आप लोग गांव के बारे में भी देख चुके हैं, शहर के बारे में भी देख चुके हैं। ठीक है, रूरल पुअर्टी भी देख चुके, अर्बन पुअर्टी भी देख चुके। अब इन दोनों पुअर्टी को अगर हम लोग पढ़े हैं, यानी राम सरन और लखा सिंह की स्टोरी को हम लोग पढ़े, तो उससे हम लोग ये पॉइंट जो है कॉमन निकाल सकते हैं। क्या? कि दोनों, जिसके पास ज़मीन नहीं है, दोनों लैंडलेस है। यानी जिसके पास ज़मीन नहीं है वो क्या है? वो गरीब है। इन दोनों के पास ज़मीन नहीं है, दोनों के पास कोई परमानेंट एम्प्लॉयमेंट का काम नहीं है, दोनों की फैमिली की साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है, दोनों कम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे ही नहीं हैं। ठीक है। इन लोगों की हेल्थ जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इन लोगों को कायदे से खाना पीना नहीं मिल रहा है, तो माल न्यूट्रिशन भी है। इन दोनों के यहाँ बच्चे जो हैं काम कर रहे हैं। ठीक है। अगर बात करें लखा सिंह की, तो लखा सिंह बचपन से ही काम करने लगा था। ठीक है। अगर राम सरन की बात करें, तो राम सरन का जो बेटा है वो भी काम कर रहा है, दोनों हेल्पलेस हैं। ठीक है। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट है जो हम लोग निकाल सकते हैं दोनों की चीज़ों को पढ़ के। भैया ये दोनों चीज़ों में कॉमन था, दोनों स्टोरी में, चाहे अर्बन चाहे गांव की बात करें चाहे शहर की बात करें, दोनों में ये कुछ कुछ कॉमन चीज़ें हैं। दोनों के पास ज़मीन नहीं है, दोनों के पास पैसे, कोई काम नहीं है, परमानेंट काम नहीं है, दोनों के फैमिली की साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है, दोनों कम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे तो हैं भी नहीं, पुअर हेल्थ है, घर में किसी न किसी की तबीयत तो हमेशा ख़राब है, दोनों के जो बच्चे हैं वो काम करने पे लग गए हैं, बहुत कम एज से चाइल्ड लेबर है, दोनों की मदद करने वाला कोई नहीं है, ये दोनों हेल्पलेस हैं। अब अगर इन दोनों को हम लोग ऑब्जर्व करें, तो इसको ऑब्जर्व करके हम लोग पुअर्टी का एक मतलब निकाल सकते हैं, गरीबी का एक मीनिंग निकाल सकते हैं। गरीबी की मीनिंग इन दोनों को ऑब्जर्व करने के बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि गरीब वो आदमी है जिसके पास खाने के लिए नहीं है। ठीक है, जो भूखा घूम रहा है, जिसके पास शेल्टर नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है। ठीक है, जो कभी एजुकेशन नहीं लिया। ठीक है, जो कायदे से मेडिकेशन नहीं फॉलो कर सकता है, जिसके पास मेडिसिन वगैरह के लिए भी पैसे नहीं है, जिसके पास साफ सुथरी जगह नहीं है रहने के लिए, जिसके पास पीने का पानी, साफ सुथरा पीने का पानी नहीं मिल रहा है। ठीक है, जो कि ऐसा आदमी भी गरीब बोला जाएगा जिसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, या जिसके साथ हमेशा दुर्व्यवहार होता है, इल ट्रीटमेंट होता है, इल ट्रीटेड रहते हैं, उन लोगों को हमेशा गलत तरीके से देखा जाता है। ठीक है, अगर वो कहीं काम करने जाएंगे तो उनके साथ जो है गंदे तरीके से बिहेव करेंगे, फैक्ट्रीज में जाएंगे तो वहाँ पे उनके साथ गलत तरीके से बातचीत की जाती है, गवर्नमेंट ऑफिस में उनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं किया जाता, हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ पे उनके साथ गलत चीज़ें होंगी। ठीक है, रेलवेज में जाएंगे तो वहाँ पे भी वो लोग ट्रेन में सीट पे नहीं बैठेंगे, नीचे होकर बैठते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बताती हैं कि गरीबी ओवरऑल है क्या। आपके पास ज़मीन नहीं है, आपके पास काम करने के लिए नहीं है, आपकी फैमिली की साइज़ बड़ी है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके बच्चे काम कर रहे हैं, आप हेल्पलेस हैं, आपके साथ गलत तरीके से बिहेव किया जा रहा है, आपके पास साफ़ पानी नहीं है, आपके पास मेडिसिन नहीं है, आपके पास रहने के लिए अच्छा शेल्टर नहीं है, आप भूखे हो। ये एक ओवरऑल चीज़ें हैं जिसको हम लोग गरीबी में काउंट करते हैं। ठीक है, यही सारी चीज़ें देख के, चाहे आप बात करें रूरल केस की, चाहे आप बात करें अर्बन केस की, चाहे शहर की बात करें, चाहे आप जो है गांव की बात करें, इन दोनों जगह में गरीबी आपको दिखेगी ही दिखेगी। ठीक है, और गरीबी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो इंडिया फेस कर रहा है आज़ादी के बाद से। महात्मा गांधी ने ये बोला था
कि अंग्रेज के जाने से हम आज़ाद नहीं हो गए। हम पूरे तरीके से आज़ाद तभी होंगे जब हम लोग गरीबी से बाहर निकल पाएंगे। जो ह्यूमंस गरीबी को झेल रहे हैं, जो सफ़र कर रहे हैं गरीबी को, बेगर्स हैं, लैंडलेस लेबर हैं, चाइल्ड वर्कर्स हैं, डेली वर्कर्स हैं, झुग्गीज़ में जो लोग रह रहे हैं, जब ये लोग गरीबी से बाहर निकलेंगे तभी हम लोग पूरे तरीके से आज़ाद माने जाएंगे। तब तक भारत देश अपना आज़ाद नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो गरीबी है, जो इंडिया को आज़ादी के टाइम से मिली है, वो ब्रिटिशर्स ने दी थी, अंग्रेज़ों ने दी थी। इस वजह से महात्मा गांधी कहते हैं ब्रिटिशर्स तो चले गए हैं लेकिन ये गरीबी इंडिया में छोड़ के गए हैं। और जब इंडिया पूरे तरीके से गरीबी से बाहर निकल जाएगा तभी जो है ये माना जाएगा कि इंडिया जो है आज़ाद हुआ है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले के टॉपिक पे। अगला टॉपिक हम लोगों का क्या है? सारी चीज़ें। अगला टॉपिक है पुअर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। देखिए, जो हमारे सोशल साइंटिस्ट होते हैं, जो सोशल साइंस वाले साइंटिस्ट हैं, जो सोशल साइंटिस्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग गरीबी क्या है, उनके अकॉर्डिंग पुअर्टी क्या है। सोशल साइंटिस्ट जो हैं, जो लोग सोशल साइंस की पढ़ाई करते हैं, जो लोग सोशल साइंस के विद्वान हैं, उनके अकॉर्डिंग गरीबी क्या है। अगर हम लोग गरीबी को एक सेंटेंस में बोला जाए या अगर नॉर्मल वे में बोला जाए कि गरीबी कौन है, तो गरीबी का जो इंडिकेटर है उसको हम लोग ये मानते हैं कि इनकम। जिसकी इनकम ज़्यादा है उसको हम लोग गरीब नहीं मानते, जिसकी इनकम कम है उसको हम लोग गरीब मानते हैं। ठीक है। या फिर एक तरीके से ये कह सकते हैं कि गरीब उनको बोला जाता है जो कमा 100 रुपये रहे हैं लेकिन खर्चा जो है उनका 150 रुपये है। ठीक है। यानी जो उनका लेवल ऑफ इनकम है, जो लेवल ऑफ इनकम और कंजम्पशन है वो मैच नहीं कर रहा है। ठीक है। यानी जितना कमा रहे हैं और जितना खर्च कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कमा कम रहे हैं, कमा 100 रुपये रहे हैं, खर्चा 150 रुपये कर रहे हैं, तो ये लोग धीरे धीरे आगे चल के गरीब होते जाते हैं। या फिर ऐसे लोगों को गरीब बोला जा रहा है जिनकी इनकम जो है बहुत कम होती है। तो इनकम और कंजम्पशन एक इंडिकेटर है नॉर्मल लोगों के लिए गरीबी, पुअर्टी को बताने का। गरीबी बताने का एक नॉर्मल वो क्या है कि आप कमा कितना रहे हो और खर्चा कितना कर रहे हो। यही होता है गरीबी को नापने का एक ओवरऑल तरीका। लेकिन हमारे जो सोशल साइंटिस्ट हैं, ठीक है, हमारे जो सोशल साइंस के विद्वान लोग हैं, जो सोशल साइंस को बहुत ज़्यादा डीपली पढ़े हैं, उनके लिए गरीबी का मतलब ये नहीं है, या सिर्फ और सिर्फ वो लोग गरीबी को पैसे या इनकम से नहीं नापते हैं। वो लोग गरीबी को नापते हैं कि आप कितना पढ़े लिखे हो। ठीक है। लिटरेसी रेट से नापते हैं, लिटरेसी से आपकी गरीबी नापेंगे वो। ठीक है। आपके पास खाने के लिए है कि नहीं, फूड है, कहीं आप माल न्यूट्रिशन के तो शिकार नहीं हो, माल न्यूट्रिशन के बेसिस पे वो आपकी गरीबी नापेंगे। आपको हेल्थ केयर मिल रहा है कि नहीं, आपकी हेल्थ कैसी है, हेल्थ केयर आपको अच्छे से टाइम पे दवा वगैरह मिल रही है कि नहीं, इसके ऊपर नापते हैं। आपके पास जॉब है कि नहीं, इसके ऊपर नापते हैं। आपके पास पीने का साफ पानी है कि नहीं, ड्रिंकिंग वाटर है या नहीं, इसके ऊपर नापते हैं। ठीक है। सोशल साइंटिस्ट जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर कोई पढ़ा लिखा है तो जाहिर सी बात है वो जॉब खोज लेगा और उसके पास पैसा आ जाएगा, तो वो गरीब नहीं रहेगा नॉर्मल वे में। अगर किसी को कायदे से न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसको पोषण मिल रहा है, उसको टाइम टाइम पे न्यूट्रिशन मिल रहा है जितना उसको चाहिए खाने पीने के लिए, ठीक है, तो वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। अगर बीमार नहीं पड़ेगा तो उसके पैसे मेडिकेशन में खर्च नहीं होंगे, ज़्यादा दवा वगैरह में पैसा खर्च नहीं होगा। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो वो आदमी का इनकम बचता जाएगा और पैसा उसका इंक्रीज होगा, तो वो गरीब नहीं रहेगा। तो जिसको न्यूट्रिशन कायदे से मिल रहा है, जिसको जो कायदे से पढ़ा लिखा है ना, वो गरीब नहीं होगा। हेल्थ केयर की फैसिलिटी भी सबको मिलनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बीमार पड़ा है तो उसको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ही नहीं मिल रही हैं, उसके पास हॉस्पिटल नहीं है। ठीक है। और जिसके पास साफ़ सुथरा पीने का पानी नहीं है, जिसको साफ़ सुथरी जगह नहीं रहने के लिए मिल रही है, इन सभी लोगों को गरीब, या इन सभी चीज़ों के बेसिस पे सोशल साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जिसके पास भी लिटरेसी रेट जहाँ का कम है, जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, जिनको हेल्थ केयर नहीं मिल रहा है, जिनको कायदे से खाना नहीं मिल रहा है, जिनके पास जॉब नहीं है, जिनके पास ड्रिंकिंग वाटर कायदे का साफ़ सुथरा नहीं है, जो लोग साफ़ सुथरी जगह पे नहीं रह रहे हैं, सोशल साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग वही लोग गरीब हैं।
ठीक है, जिनको ये सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, गरीब एग्जैक्टली वही है। और सोशल साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने दो थ्योरी दी है गरीबी को नापने के लिए। पहला है एक सोशल एक्सक्लूजन के थ्रू और दूसरा है वर्नेबिलिटी के थ्रू। ठीक है, तो जो सोशल साइंटिस्ट हैं उन्होंने दो थ्योरी दी है, ठीक है, कि सोशल एक्सक्लूजन और वर्नेबिलिटी के थ्रू भी हम लोग गरीबी का पता लगा सकते हैं कि गरीबी एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इसको पढ़ते हैं। सबसे पहला जो है वो है सोशल एक्सक्लूजन। इसके अकॉर्डिंग, सोशल एक्सक्लूजन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि सोशल एक्सक्लूजन को आप इस तरीके से समझ लीजिए कि जो गरीब है वो हमेशा गरीब वाले सराउंडिंग में ही रहता है। ठीक है, सबसे पहला चीज़ क्या है कि जो गरीब है वो हमेशा गरीबी वाले सराउंडिंग में ही रहेंगे। पुअर विल लिव इन पुअर सराउंडिंग। क्यों? क्योंकि उन लोगों को सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है। अगर आपको ही कहीं पे घर बना के रहना हो तो आप ऐसी जगह घर बनाना चाहोगे जो जगह साफ सुथरी हो, जहाँ आसपास झोपड़ी ना हो, अच्छी कॉलोनी हो, अच्छी रोड हो। और गरीब जो लोग रहते हैं उनको हमेशा सोसाइटी से बाहर ही किया गया है। वो मेन स्ट्रीम में नहीं आके रहते, वो अपना कहीं बाहर आके रहेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखिए, इस वाले केस में आपको क्या बताया गया था कि ये देखिए जो लखा सिंह है ये भी गरीब है। ये कहाँ रह रहा है? ये अपनी छोटी सी झोपड़ी बना के रह रहा है गाँव के बाहर। गाँव के बाहर ये रह रहा है ना। तो जो गरीब हैं वो हमेशा उनको सोशली बाइकआउट कर दिया, उनको सोसाइटी से थोड़ा अलग करके हटा दिया जाता है, जिस वजह से वो हमेशा गरीबी में ही रहते हैं। ठीक है, उनको सोशल इक्वालिटी नहीं मिलती है, सोशल इक्वालिटी को वो लोग एंजॉय नहीं करते हैं। ठीक है, ये हमेशा जो पुअर हैं वो हमेशा पुअर सराउंडिंग में ही रहेंगे, इनको सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, इन लोगों को बेटर सराउंडिंग जो है, मतलब जहाँ पे साफ सुथरी जगह है वहाँ से इन लोगों को हटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ होता है सोशल एक्सक्लूजन। अब ध्यान से सुनिए, हो सकता है किसी एक आदमी को भी हटाया गया हो सकता है किसी पूरे ग्रुप को हटाया गया हो। तो ये जो सोशल एक्सक्लूजन वाली चीज़ें हैं ना, ये किसी एक इंडिविजुअल के साथ भी हो सकती है, ठीक है, या किसी ग्रुप के साथ भी हो सकती है, जिसको हटा दिया गया हो सोसाइटी के जो भी बेनिफिट्स हैं उससे, सोसाइटी की जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन सब से, जिसको अलग करके रखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग इसको इस तरीके समझिए कि मान लीजिए ये लड़का है और ये बहुत गरीब है, ठीक है, और ये किसी स्कूल में पढ़ने गया है, किसी अच्छे स्कूल में पढ़ने गया है, तो वहाँ के बच्चे इनके साथ गलत करेंगे ही करेंगे, इस लड़के के साथ गलत करेंगे, इसको हमेशा अलग रखेंगे, क्लास के सारे बच्चे इसको अलग कर दिया करेंगे, है ना, इसके साथ कोई बैठेगा नहीं, इसको एकदम अलग कर दिया जाएगा, अलग से इसको रहना पड़ेगा, इसके साथ कोई खेलेगा नहीं। ठीक वही चीज़ जब सोसाइटी में होती है गरीबों के साथ, कि गरीबों को एकदम अलग कर दिया जाता है, उनको किसी भी चीज़ का बेनिफिट नहीं मिलता, उनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, ठीक है, उनके पास जो भी अपॉर्चुनिटी है उससे उनको हटा दिया जाता है। अपॉर्चुनिटीज़ और बेनिफिट और फैसिलिटीज़ से जब उनको ख़त्म कर दिया जाता है तो इस चीज़ को बोला जाता है सोशल एक्सक्लूजन। सोसाइटी से जो है उनको निकाल दिया गया है, एक तरीके से उसको जो है हटा दे रहे हैं, सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में आने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है। ठीक है, इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ कुछ कास्ट हैं जिनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, जिनको सोसाइटी जो है थोड़ा अलग तरीके से देखती है। जैसे पहले के टाइम में जो SC या ST होते थे, जिनको गांधी जी हरिजन बोलते थे, उन लोगों को पहले के टाइम पे बहुत सारी चीज़ों से अलग करके रखा जाता था, उनको बहुत सारे काम नहीं करने दिए जाते थे, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती थी। ठीक है, तो सोशल एक्सक्लूजन का मतलब यही है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप को या किसी पर्टिकुलर पर्सन को या किसी भी एक सोसाइटी को या कम्युनिटी को, अगर आप समाज के जो हमारे सोसाइटी की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो बेनिफिट हैं या जो अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को, उनकी फैसिलिटीज़ को, उस बेनिफिट को जो उनको मिलना चाहिए उनसे छीन लिया जा रहा है, उनको सोसाइटी से अलग करके रखा जा रहा है, तो यही होता है सोशल एक्सक्लूजन। और ये जो है बहुत ज़्यादा नुकसान करता है सोसाइटी को। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है सोसाइटी को। आप कम पैसा कमा रहे हो वो चीज़ें सही है,
ठीक है। लेकिन अगर कोई कम पैसा कमा के सर्वाइव कर रहा है वो चीज़ चलो मान लो फिर भी सही है, आगे चल के हो सकता है वो मेहनत करके और कमा ले। लेकिन जिसके साथ सोशल एक्सक्लूजन जैसा काम किया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। और कम इनकम से ज़्यादा डेंजरस अगर सोसाइटी को या पुअर्टी को बढ़ाने में कुछ है तो वो है सोशल एक्सक्लूजन। इनकम के बेसिस पे आप गरीब नहीं मान सकते। अगर इनकम कम है तो हो सकता है आने वाले टाइम में उसकी इनकम बढ़ जाए, है ना, वो ज़्यादा पैसा कमाने लगे। लेकिन अगर किसी के साथ किसी को एक्सक्लूड कर दिया गया हो, सोसाइटी से ही उसको हटा दिया गया हो, तो वो फिर उसको वापस से सही होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो इस वजह से इनकम कम होने से ज़्यादा खतरनाक ये बताया गया है कि अगर किसी को सोसाइटी से हटा दिया जा रहा है या जो सोशल एक्सक्लूजन है ये ज़्यादा खतरनाक होता है कम इनकम होने से, ठीक है। तो एक तो सोशल साइंटिस्ट ये थ्योरी देते हैं कि जो गरीब रहते हैं उनको जो है बहिष्कृत कर दिया जाता है, समाज से हटा दिया जाता है, उनको अलग कर दिया जाता है, उनके लिए सारी अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म कर दी जाती हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों का बेनिफिट नहीं मिल पाता है, उनको जो है बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया सोशल एक्सक्लूजन वाला जो सोशल साइंटिस्ट बताते हैं। दूसरा है वर्नेबिलिटी। वर्नेबिलिटी का मतलब आप लोग सिंपल सा ये समझ लीजिए, दुर्बलता, कमजोरी, ठीक है। इतने गरीब हो गए, इतना गरीब हो गए, इतना कमजोर हो गए कि वो अपने आप को किसी हार्ड सिचुएशन में संभाल ही नहीं सकते। हो सकता है वो एक आदमी हो या हो सकता है वो कोई कम्युनिटी हो या कोई ग्रुप हो, ठीक है। कोई एक अकेला आदमी भी हो सकता है या कोई कम्युनिटी भी हो सकती है जो कि इतनी कमजोर हो गई है, इतना उसको कमजोर, इतनी ज़्यादा कमजोर वो कम्युनिटी या ग्रुप हो गई है कि वो अब गरीब ही रहेगी, ठीक है। इसको अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। किसी भी कम्युनिटी को, जैसे कि जो बैकवर्ड कास्ट के लोग होते हैं, या किसी इंडिविजुअल को, जैसे कोई विडो है, विधवा कोई है, या कोई ऐसा आदमी है जिसके पास हाथ पैर नहीं है, फिजिकली हैंडीकैप है, ठीक है, वो लोग बहुत ज़्यादा आसानी से गरीबी को अडॉप्ट कर लेंगे। आने वाले टाइम में वो गरीब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कमज़ोर हैं, समझ गए। जो कमज़ोर है वो आने वाले टाइम में गरीब हो जाएगा। इसीलिए पावर बढ़ाई जाती है ताकि आप कमज़ोर ना रहें। अगर आप कमज़ोर हैं तो आप आने वाले टाइम में गरीब हो जाएंगे, और इंडिया जैसे कंट्री में तो आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। तो किसी भी कम्युनिटी को या किसी भी ग्रुप, किसी कम्युनिटी को या किसी इंडिविजुअल को इतना कमज़ोर अगर वो हो गया है या हो जाते हैं कि वो आने वाले टाइम में पक्का गरीब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो किसी सिचुएशन को रेजिस्ट नहीं कर सकते। कोई भी अगर उनके सामने हार्श कंडीशन आ गई या कोई बहुत खतरनाक सिचुएशन आ गई तो वो उस सिचुएशन को झेल नहीं पाएंगे, वो उस सिचुएशन से लड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, मान लीजिए कोई भी नेचुरल क्लाइमिटीज़ आ गई, ठीक है, कोई भी नेचुरल क्लाइमिटीज़ आ गई, जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, या मान लीजिए कहीं टेररिज्म ही बढ़ गया, टेररिस्ट अटैक हो गया, तो जो गरीब लोग रहते हैं या जो कमज़ोर लोग हैं, क्या वो फिर से कहीं अपना कुछ कर पाएंगे? कोई गरीब है जिसके पास इनकम नहीं है, वो पैसा बना के रखा है, पैसा बचा के रखा और उससे एक छोटी सी झोपड़ी बनवाया, पूरा इनकम अपना वो उसमें लगा दिया, अर्थक्वेक आया, सुनामी आया, उसकी झोपड़ी चली गई, टेररिज्म बड़ा, बम ब्लास्ट हुआ, उसकी झोपड़ी उड़ गई, तो क्या वो फिर से उतना सब कुछ कर पाएगा? नहीं, फिर से उसको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक है, कमज़ोर है। यही होती है वर्नेबिलिटी, ठीक है। वो रेसिस्ट नहीं कर पाते, वो अपने आप को बचा नहीं पाते हार्श कंडीशन आने पे, और ये लोग बहुत कमज़ोर होते हैं। और ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि जो भी ऐसी सिचुएशन से झेल रहा है वो आने वाले टाइम पीरियड में वो गरीब रहेगा ही रहेगा। आने वाले टाइम में अगर वो गरीब नहीं है तो वो हो जाएगा गरीब, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। अब अगला टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है वो है पुअर्टी लाइन। पुअर्टी लाइन के बारे में हम लोगों को डिटेल में सारी चीज़ें पढ़नी है। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अगर गरीबी को नापना है, ठीक है, अगर गरीबी को नापना है तो वो पुअर्टी लाइन से नापा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एकदम आसान लैंग्वेज में ये समझ लीजिए कि ये लाइन है एक, ठीक है। इस लाइन के जो ऊपर है वो अमीर है, वो गरीब नहीं है। इस लाइन के जो नीचे आएगा वो गरीब है, ठीक है। एक सिंपल सी सिचुएशन दे दी जाती है
या एक सिंपल सा कोई भी एक क्या कहते हैं उसको, एक कोई भी क्राइटेरिया डिसाइड कर दी जाती है कि उस क्राइटेरिया में जो है वो गरीब नहीं है, उस क्राइटेरिया को जो फुलफिल नहीं कर रहा है, उस क्राइटेरिया से जो नीचे है वो गरीब है। फॉर एग्जाम्पल यूएसए में अगर बात करें यूएसए की, तो यूएसए में गरीब उनको माना जाता है जिनके पास कार नहीं है। ठीक है, अगर यूएसए में किसी के पास कार नहीं है तो उसको गरीब माना जाएगा। ठीक, लेकिन अगर बात करें इंडिया में, तो इंडिया में कार जिसके पास है उसकी लग्जरी मानी जाती है। कार होना इंडिया में आज भी लग्जरी है। तो यूएसए में पुअर्टी डिसाइड करने का क्राइटेरिया क्या है? कार। ठीक है, पुअर्टी डिसाइड करने का क्राइटेरिया यूएसए में क्या है? कार। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब समझते हैं पुअर्टी लाइन क्या होता है। किसी भी इंसान का वो गरीब है या अमीर है, एकदम आसान तरीका उसको समझने का है कि वो कितना कमा रहा है, उसकी इनकम कितनी है, और उसका कंजम्पशन कितना है, वो कितना कंज्यूम कर रहा है। इनकम और कंजम्पशन के ही बेसिस पे हम लोग ये पता करते हैं कि कौन गरीब है, कि पुअर्टी है या नहीं। ठीक है, ये एक कॉमन मेथड है, मतलब एक बहुत आसान तरीका, जैसे कहते हैं ना लेमैन, एक बहुत कॉमन मेथड है नापने का कि कौन गरीब है कौन गरीब नहीं है। उसके इनकम और कंजम्पशन को देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर उसकी इनकम ज़्यादा है और कंजम्पशन कम है तब तो वो गरीब नहीं है। इनकम कम है, कंजम्पशन उसका ज़्यादा है, तब तो वो गरीब है। यानी अगर वो 100 रुपये कमा रहा है और वो 120 रुपये खर्चा कर रहा है तो वो गरीब है। अगर वो 500 रुपये कमा रहा है और उसका जो है 300 रुपये खर्चा हो रहा है तो वो अमीर है। क्यों? क्योंकि इसकी इनकम ज़्यादा है, कमा ज़्यादा रहा है, कंज्यूम कम कर रहा है, खर्चा वो कम कर रहा है। यहाँ पे भी कमा ज़्यादा रहा है, कमा कम रहा है और खर्चा ज़्यादा कर रहा है, इसलिए गरीब है। तो एक बहुत कॉमन मेथड गरीबी नापने का यही होता है कि आप इनकम और कंजम्पशन को मतलब मिला लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, इंडिया में या फिर उन सभी लोगों को गरीब माना जाता है जिसकी इनकम कम होती है। ठीक है, एक मिनिमम लेवल से जिसकी इनकम कम चली जाती है। ठीक है, एक मिनिमम लेवल से जिसकी इनकम कम चली जाती है उसको गरीब माना जाता है। ठीक है, उसको पुअर्टी लाइन के नीचे माना जाता है। अब ये मिनिमम लेवल क्या है? मिनिमम लेवल उसको बोला जाता है जो वो अपने डेली लाइफ की बेसिक नीडों को फुलफिल कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि आपके डेली लाइफ की चीज़ें क्या क्या है, डेली यूज़ की आपकी जो भी चीज़ हैं जिससे आपका डेली यूज़ का काम होता है, अगर ये डेली यूजेस वाली चीज़ अगर आपके पास हैं तो आप गरीब नहीं हो। अगर आपके पास ये डेली यूजेस वाली चीज़ें नहीं हैं तो आप गरीब हो। ठीक है, तो जो बेसिक नीड होती है सभी की, अगर कोई इंसान अपने बेसिक नीड को फुलफिल कर ले रहा है, ठीक है, अगर कोई इंसान अपने बेसिक नीड को फुलफिल कर लेता है तो वो गरीब नहीं है, वो पुअर्टी लाइन के ऊपर है। अगर इंसान अपने बेसिक नीड को फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो वो पुअर्टी लाइन से नीचे है। ठीक है, और हर इंसान को अपनी बेसिक नीड पूरी करने के लिए एक मिनिमम इनकम तो चाहिए ही चाहिए। जैसे अभी आपकी बेसिक नीड क्या है? फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि आपको मान लीजिए आपको 30 रुपये आपका डेली का खर्च चाहिए ट्रैवल करने के लिए, कॉलेज कोचिंग आने जाने के लिए। ठीक है, 100 रुपये आपको डेली के खाने का चाहिए। ठीक, उसके अलावा आपका जो नॉर्मल एक्सपेंस है उसको 20 रुपये जोड़ लीजिए, तो आपका 150 रुपये। अगर आपको ये मिनिमम 150 रुपये डेली का मिल रहा है, ठीक है, जिससे आपकी डेली की बेसिक नीड पूरी हो रही है, तो आप गरीब नहीं हो। अगर आपको ये 150 रुपये नहीं मिल रहा है जिससे आपकी जो डेली की बेसिक नीड है वो पूरी हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, तो आप गरीब हो। तो बेसिक नीड को पूरा करने के लिए जो एक मिनिमम इनकम चाहिए होती है, ठीक है, एक मिनिमम लेवल जो चाहिए होता है, अगर उससे कोई नीचे आता है तो वो गरीब माना जाता है और उसके ऊपर रहता है तो वो अमीर माना जाता है। अब ये जो बेसिक नीड है ना,
ये हर जगह हर टाइम पे अलग अलग होती है। ठीक है, ये प्लेस और टाइम पे डिपेंड करती है, प्लेस और टाइम पे डिपेंड करती है। जैसे यूएसए में, अभी हम आपको बताए थे कि यूएसए में कार होना, अगर जिसके पास कार नहीं है उसको गरीब माना जाता है, जिसके पास कार है यूएसए में उसको अमीर माना जाता है। और वही बात करें इंडिया में, तो एक टाइम इंडिया में ऐसा था जब कार होना लग्जरी थी, बहुत कम लोगों के पास कार होती थी, और आज इंडिया में बहुत सारे लोगों के पास कार है। तो इंडिया में कार होना लग्जरी था और यूएसए में कार होना कंपलसरी था, बेसिक नीड थी। ठीक है, तो बेसिक नीड प्लेस प्लेस पे डिपेंड करती है। जैसे यूएसए में कार होना सबके पास बेसिक नीड है, तो यूएसए में जिसके पास कार नहीं है मतलब उसकी बेसिक नीड नहीं पूरी हो रही और वो गरीब है। और इंडिया में एक टाइम ऐसा था जब किसी के पास कार नहीं होती थी और कार होना लग्जरी मानी जाती थी, लेकिन आज जो है बहुत सारे लोगों के पास है। तो टाइम और प्लेस पे बेसिक नीड जो है डिफर करती रहती है ना। तो इससे हम लोग एक कंक्लूजन ये भी निकाल सकते हैं कि पुअर्टी लाइन जो है ये प्लेस प्लेस पे डिपेंड करता है, प्लेस प्लेस पे डिफर करता है, प्लेसेस टू प्लेसेस पे क्या करता है, प्लेसेस टू प्लेसेस और टाइम टू टाइम क्या रहता है, डिफर करता है। तो पुअर्टी लाइन जो है वो वेरी करती रहती है प्लेसेस टू प्लेसेस, टाइम टू टाइम पे। हो सकता है किसी प्लेस पे जो मेज़रमेंट रखा गया है गरीबी का वो कुछ अलग हो, है ना। यूएसए में अलग है, इंडिया में अलग है, चाइना में अलग है। तो हर प्लेस का अलग अलग क्राइटेरिया है पुअर्टी लाइन को मेज़र करने का, पुअर्टी को मेज़र करने का। टाइम पे भी चेंज होता है। जैसे अभी आपको बताया, एक टाइम में इंडिया में कार बहुत कम लोगों के पास थी। एक टाइम ऐसा था इंडिया में जब कार होना लग्जरी माना जाता था, और अभी जो है कार नॉर्मल हो गई है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास अभी भी नहीं है, लेकिन नॉर्मल हो गई, बहुत सारी गाड़ी आपको देखने को मिल जाती है। तो टाइम पे और जगह जगह पे पुअर्टी लाइन डिपेंड करती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, तो पुअर्टी लाइन की अगर कोई डिफिनीशन पूछ ले कि पुअर्टी लाइन की डिफिनीशन क्या होती है, तो पुअर्टी लाइन की डिफिनीशन हम लोग सिंपल सा ये कह सकते हैं कि कंट्री, हर एक कंट्री अपने अकॉर्डिंग एक इमेजिनरी लाइन सेट करती है। क्या करती है, हर कंट्री अपनी एक इमेजिनरी लाइन सेट करती है जिससे वो मेज़र करते हैं, उस लाइन के थ्रू वो क्या मेज़र करते हैं कि कौन गरीब है, पुअर्टी में कौन है और कौन पुअर्टी में नहीं है। और ये जो इमेजिनरी लाइन मेज़र करने का क्राइटेरिया होता है वो क्या होती है, बेसिक नीड, उस जगह की बेसिक नीड कैसी है। तो हर कंट्री एक इमेजिनरी लाइन सेट करती है, हर कंट्री एक इमेजिनरी लाइन सेट करती है, और उसी इमेजिनरी लाइन से कंट्री मेज़र करती है कि कौन गरीब है कौन गरीब नहीं है। और इस इमेजिनरी लाइन में क्या होता है, इस इमेजिनरी लाइन में उस कंट्री में सर्वाइव करने के लिए जो बेसिक नीड है, जो जो चीज़ें चाहिए उस कंट्री में सर्वाइव करने के लिए, वो चीज़ें जिसके पास होगी उसको पुअर्टी लाइन के ऊपर माना जाता है, और वो चीज़ें जिसके पास नहीं होगी उसको पुअर्टी लाइन के नीचे माना जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीका था, एक सेकंड, ये एक तरीका था पुअर्टी लाइन के थ्रू जो है गरीबी को नापने का। अब हम लोग समझते हैं कि इंडिया का पुअर्टी लाइन क्या है। पुअर्टी लाइन इंडिया, हमारे इंडिया में पुअर्टी लाइन कैसी है, क्या है, एक सेकंड वेट करिएगा। इंडिया में पुअर्टी लाइन कैसी है, इंडिया में पुअर्टी को कैसे नापा जाता है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए, इंडिया में पुअर्टी लाइन फूड के बेसिस पे डिपेंड करती है। किसके बेसिस पे, इंडिया में पुअर्टी किस चीज़ के बेसिस पे बताया जाता है, फूड के बेसिस पे बताया जाता है। ठीक है, आपके पास मिनिमम फूड होना चाहिए। कैसे, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा इसको सुन के समझ के आपको मजा आएगा। फूड में क्या है, जैसे आप राइस खा रहे हो, है ना, पल्सेस हैं आपके पास, वेजिटेबल्स हैं, मिल्क है, ऑयल है, ठीक है, शुगर है, ये सारी चीज़ें हैं। आप ये सारी चीज़ें खाते हो, है ना। आप खाना में, आप जो खाना खाते हो उसमें ये सारी चीज़ें तो होती ही होंगी, है ना। और जब भी आप
फूड खाते हो, जब भी आप कोई भी चीज़ खाते हो, कोई भी खाना खाते हो या कुछ भी आप खाते हो, तो उससे आपको क्या मिलता है? फूड से क्या मिलता है? कैलोरीज मिलता है। ठीक है, कैलोरीज मिलता है। फूड खाने से हम लोगों को क्या मिलता है? कैलोरीज मिलता है। अब ध्यान से समझिएगा, हम लोग जो भी खाना खाते हैं उस खाना खाने से हम लोगों को कैलोरीज मिलता है या फिर एनर्जी मिलता है, और उस एनर्जी से हम लोग अपना डेली का काम करते हैं। ठीक है, हम लोग जो भी खाना खाते हैं उस खाना खाने से हम लोगों को कैलोरीज मिलती है या फिर एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी से हम लोग अपना डेली का काम करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, इंडिया में दो तरीके के लोग रहते हैं, या इंडिया में दो तरीके की पॉपुलेशन है। एक है रूरल पॉपुलेशन, एक है रूरल पॉपुलेशन। ठीक है, एक है रूरल एरिया में रहने वाले लोग, दूसरे कौन है? दूसरे हैं जो अर्बन एरिया में रहते हैं। दूसरे कौन है? जो अर्बन एरिया में रहते हैं। इंडिया में दो तरीके की पॉपुलेशन है, एक है अर्बन पॉपुलेशन और एक है रूरल पॉपुलेशन। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, आप लोग खुद से सोचिए और समझिए कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, इन लोगों को काम ज़्यादा रहता है, ये लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है, और जो शहर में रहने वाले लोग हैं, ये लोग कम काम करते हैं, ये लोग कम मेहनत करते हैं, इनका जो वर्क है वो थोड़ा कम होता है, और गांव में रहने वाले लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो अगर गांव में रहने वाला इंसान ज़्यादा काम कर रहा है, अगर गांव में रहने वाला इंसान अगर ज़्यादा काम कर रहा है और शहर में रहने वाला इंसान कम काम कर रहा है, तो किसको ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होगी? जाहिर सी बात है, गांव में रहने वाले इंसान को ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होंगी। ठीक है, गांव में रहने वाले इंसान को ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होगी, शहर में रहने वाले इंसान को कम कैलोरीज चाहिए होगी। ठीक है, तो इंडिया में ये बोला गया है, ध्यान से सुनिएगा, इंडिया में ये बोला गया है कि जो भी गांव में रहने वाला इंसान है उसको डेली की 2400 कैलोरीज चाहिए। ठीक है, और जो शहर में रहता है उसको अपना दिन बिताने के लिए 2100 कैलोरीज चाहिए। ठीक है, जो गांव में रह रहे हैं, जो गांव में रह के काम कर रहे हैं, उनको 2400 कैलोरीज चाहिए डेली की, और जो शहर में रह रहे हैं उनको 2100 कैलोरीज चाहिए डेली की। ठीक है, क्यों? क्योंकि गांव में जो लोग रह रहे हैं, जो लोग गांव में रह रहे हैं, जो लोग रूरल एरिया में रह रहे हैं, वो ज़्यादा वर्क करते हैं, इनका गांव में रहने वाले लोगों का काम ज़्यादा रहता है, और गांव में रहने वाले लोगों का काम अगर ज़्यादा कर रहे हैं तो इनको ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होगी। इनको क्या करना होगा? ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होगी, क्योंकि ये गाँव में रह रहे हैं और ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो अब ध्यान से बात को सुनिएगा, 2011-12 में जो डाटा कलेक्ट किया गया था, ठीक है, 2011-12 में जो डाटा कलेक्ट किया गया था उसमें ये बोला गया था कि सॉरी, जो 11-12 में डाटा कलेक्ट किया गया था उसमें ये बोला गया था कि जो भी रूरल एरिया में रह रहा है, ठीक है, जो भी रूरल एरिया में रह रहा है उसको कम से कम 816 रुपये चाहिए होंगे। ठीक है, 816 रुपये पर मंथ चाहिए होगा। एक महीने में, एक महीने में अगर एक महीने में गांव में रहने वाला आदमी 800 रुपये, 816 रुपये कमा ले रहा है तो उस आदमी को गरीब नहीं माना जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अर्बन एरिया, अर्बन एरिया में ये बोला गया कि जो आदमी शहर में रह रहा है वो कम से कम 1000 रुपये अगर महीना कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है। ठीक है, वो गरीब नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा क्या है। देखिए, जो गांव में रह रहे हैं उनको 800 रुपये चाहिए, 800 रुपये चाहिए उनको एक महीने में। अगर वो 800 रुपये कमा ले रहे हैं तो वो गरीब नहीं है। अगर कोई शहर में रह रहा है तो वो 1000 रुपये से अगर कम कमा रहा है तो वो गरीब है। तो इंडिया में पुअर्टी लाइन क्या है? इंडिया में पुअर्टी लाइन क्या है? इंडिया में पुअर्टी लाइन है कि अगर गांव में रहने वाला आदमी 816 रुपये कमा ले रहा है एक महीने में तो वो गरीब नहीं है। अगर शहर में रहने वाला आदमी 1000 रुपये कमा ले रहा है तो वो गरीब नहीं है। ये वैरी क्यों कर रहा है? क्योंकि शहर में जो लोग रहते हैं, शहर में रहने से खर्चा ज़्यादा होता है। शहर में रहने का कॉस्ट जो होता है, कॉस्ट जो है
वो ज़्यादा होती है। शहर में रहने का खर्चा ज़्यादा होता है, इसलिए अर्बन एरिया में 1000 रुपये रखा गया है और गांव वाले एरिया में 816 रुपये रखा गया है। ठीक है, तो जो गांव में रह रहा है उसको 816 रुपये पर मंथ कमाना होगा, जो शहर में रह रहा है उसको 1000 रुपये से ज़्यादा कमाना होगा पर मंथ। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन हम लोगों के सामने आ रहा है कि सर ये 816 रुपये क्यों सेट किया गया है, ये 1000 रुपये क्यों सेट किया गया है। तो ध्यान से देखिए, हम बताए थे कि पुअर्टी लाइन जो है किस चीज़ पे नापी जाती है, बेसिक नीड पे। ठीक है, पुअर्टी लाइन हमेशा किस चीज़ पे नापी जाती है, बेसिक नीड पे नापी जाती है। जो बेसिक नीड है, जो डेली की हम लोगों की चीज़ें हैं, अगर उसको हम लोग फुलफिल कर लेते हैं तो वो हमारी बेसिक नीड है। मतलब जो भी हमको डेली यूज़ में चीज़ें चाहिए वो बेसिक नीड होती है, और उसको जो फुलफिल कर लेता है वो गरीब नहीं होता है। तो ये जो हम लोगों ने पैसे बताए हैं ना कि 816 रुपये गाँव में रहने वाले आदमी को चाहिए तो वो गरीब नहीं माना जाएगा, 1000 रुपये जो है अर्बन एरिया में रहने वाले, जो शहर में रह रहा है, उनको चाहिए तो वो गरीब नहीं माने जाएंगे। ये किस तरीके से होता है, ध्यान से इसको सुनिएगा और समझिएगा। चाहे इंसान गांव में रहने वाला हो चाहे शहर में रहने वाला हो, उसको खाना चाहिए। ठीक है, उसको खाना चाहिए, उसको कपड़ा चाहिए, उसको पैर में पहनने के लिए फुटवियर चाहिए, है ना, उसको फ्यूल चाहिए, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी, उसको लाइट वगैरह चाहिए। ठीक है, चाहे गांव में रह रहा हो चाहे शहर में रह रहा हो, एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए। ठीक है, सबको मेडिसिन मिलनी चाहिए। ये सारी चीज़ें सबको चाहिए, चाहे वो गांव में रहने वाला आदमी हो चाहे वो शहर में रहने वाला आदमी हो। ठीक है, चाहे गांव में रहने वाला आदमी हो चाहे शहर में रहने वाला आदमी हो, ये सारी चीज़ें सबको चाहिए होती हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये बेसिक नीड है, ये बेसिक नीड है, ये सबको चाहिए, चाहे गांव का हो चाहे शहर का हो। तो इन सब को, कि मान लो फूड का डेली का खर्चा आ रहा है 10 रुपये, क्लोथ्स का महीने का खर्चा आपका आ रहा है 5 रुपये। ठीक है, फुटवियर जो आप चप्पल वप्पल पहन रहे हो वो जो है आप मान लो कि 15 रुपये का आ रहा है, लाइट का आपका खर्चा 20 रुपये आ रहा है, मेडिसिन का आपका खर्चा जो है 25 रुपये आ रहा है। ठीक है, एजुकेशन आपकी 15 रुपये की पड़ जा रही है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए फ्यूल जो है आपका वो 10 रुपये का पड़ जा रहा है। तो इंडियन रुपीज़ में जिस जिस चीज़ का जितना जितना भी खर्चा आ रहा है, जैसे खाने का 10 रुपये आया, ठीक है, 10 रुपये खाने का हो गया, 5 रुपये क्लोथ का हो गया, ठीक है, 15 रुपीज़ फुटवियर का हो गया, ठीक है, 20 रुपीज़ लाइट का हो गया, ठीक, फिर जो है आपका 10 रुपीज़ फ्यूल का हो गया, एजुकेशन का 15 रुपीज़ हो गया, मेडिसिन का 25 रुपीज़ हो गया। इन सब को ऐड कर दो आप। ठीक है, इन सबको क्या करो, ऐड कर दो। टोटल कितना आ रहा है, 10, 5, 15, 30, 50, 60, 75, 75 प्लस 25 कितना हो जा रहा है, 100 रुपये। तो 100 रुपये जो है खर्चा आ रहा है, चाहे वो शहर में रहने वाला हो चाहे गांव में रहने वाला हो, उसको ये सारी चीज़ें चाहिए। अब गांव में अगर रह रहा है तो हो सकता है 100 रुपये ही इसका खर्चा हो, ठीक है, लेकिन शहर में चीज़ें महंगी मिलती है तो हो सकता है ये खर्चा 150 चला जाए। ठीक है, तो उसी तरीके से जो भी बेसिक नीड हैं, जो भी इंसान को बेसिक नीड अपनी फुलफिल करने के लिए चीज़ें चाहिए, उन सारे चीज़ों को, उन सारे चीज़ों की वैल्यू निकाल के, उन सारे चीज़ों का वैल्यू निकाल के ऐड कर दिया जाता है और कहा जा रहा है कि अच्छा अगर गाँव में कोई नॉर्मल आदमी रह रहा है, ठीक है, उसका महीने का जो खर्चा है वो 816 रुपये में हो जाएगा। 816 रुपये में उसकी बेसिक नीड जो है पूरी हो जाएगी और उसके पास कुछ पैसा भी बच जाएगा। तो 816 रुपये जो है वो गांव वाले लोगों के लिए सेट कर दिया गया है कि रूरल एरिया में जो रह रहा है वो 816 रुपये अगर कमा रहा है तो वो अपनी सारी बेसिक नीड को पूरी कर लेगा और कुछ पैसा भी वो सेव कर लेगा। तो इस वजह से गांव में 816 रुपये रखा गया है कि गांव में जो भी आदमी 816 रुपये कमा रहा है वो गरीब नहीं है। वहीं पे अगर कोई शहर में रह रहा है तो शहर में रहने वाले को कितना बोला गया है कि वो 1000 रुपये कमा रहा हो। ठीक है, तो इंडिया में पुअर्टी मेज़र कैसे की जाती है, इंडिया में पुअर्टी लाइन मेज़र करने का 2 तरीका बताया गया है। पहला तो कैलोरीज के बेसिस पे, पहला किसके बेसिस पे, कैलोरीज की। जो गांव में रह रहा है और जो अर्बन एरिया में रह रहा है, गांव में रहने वाले को 2400 कैलोरीज चाहिए डेली की और शहर में रहने वाले को 2100 कैलोरीज चाहिए डेली की। अगर इतना कैलोरीज कोई खा ले रहा है तो वो गरीब नहीं है। दूसरा उसके इनकम पे,
इनकम पे कैसे, अगर कोई गांव में रह रहा है और वहीं पे कोई शहर में रह रहा है, तो गांव में रहने वाला अगर 816 रुपये पर मंथ कमा ले रहा है तो वो गरीब नहीं है, और अगर शहर में रहने वाला है और 1000 रुपये वो कमा ले रहा है तो वो गरीब नहीं है। तो इंडिया में पुअर्टी को मेज़र करने के लिए, इंडिया में पुअर्टी लाइन को समझने के लिए 2 क्राइटेरिया रखी गई है। पहली जो क्राइटेरिया है वो है इनकम के बेसिस पे, और दूसरी जो है कैलोरीज। तो इनकम और कैलोरीज के बेसिस पे इंडिया में पुअर्टी को जो है नापा जाता है। पुअर्टी लाइन का क्राइटेरिया इंडिया में क्या है, कैलोरीज और इनकम। और ये कैलोरीज और इनकम को किसके बेसिस पे रखा गया है, तो जो बेसिक नीड है, जो सबको चाहिए इंडिया में अपनी लाइफ को आसानी से चलाने के लिए, उस बेसिक नीड के बेसिस पे इनकम को रखा गया है और कैलोरीज खाने के बेसिस पे रखा गया है। आप लोगों को पुअर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। अब पुअर्टी लाइन के बारे में 2 बातें आप लोगों को, 3 बातें एक्चुअली आप लोगों को याद रखनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट है। पुअर्टी लाइन के लिए आपको 3 बातें एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। जो पुअर्टी लाइन होती है ये हर 5 साल पे कंडक्ट किया जाता है, कि हर 5 साल पे देखा जाता है कितने गरीब हैं, क्या पुअर्टी लाइन का जो बेसिक नीड है वो चेंज करना चाहिए, क्या पुअर्टी लाइन को अब इंडिया में कैलोरीज और इनकम के अलावा किसी और चीज़ पे मेज़र करना चाहिए। ये सारा जो सर्वे होता है ये हर 5 साल पे किया जाता है, ठीक है। और इस सर्वे को करता कौन है, तो NSSO, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है ये हर 5 साल पे इस सर्वे को करती है, ठीक है। हर 5 साल पे नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, हर 5 साल पे नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है ये पुअर्टी लाइन के ऊपर ये सर्वे करती है। और ये जो इनका सर्वे करने का तरीका है वो कौन सा होता है, वो सैंपल सर्वे होता है। वो कौन सा होता है, सैंपल सर्वे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सैंपल सर्वे के थ्रू जो है पुअर्टी लाइन मेज़र की जाती है। सैंपल सर्वे के थ्रू जो है पुअर्टी लाइन मेज़र की जाती है, और ये हर 5 साल पे किया जाता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है पुअर्टी लाइन के ऊपर जो है पूरा सर्वे वगैरह करता है, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है हर 5 साल पे की जाती है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन करता है और ये सैंपल सर्वे का यूज़ करते हैं। अब सैंपल सर्वे क्या होता है ये बात समझिए। इंडिया में तो आप लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, 125 करोड़ लोग हैं। अब हर घर जाके तो ये बात पता नहीं की जाती कि कौन गरीब है कौन गरीब नहीं है ना। तो रैंडम जो है कुछ सैंपल ले लिए जाते हैं, मतलब कुछ सैंपल के बेसिस पे कुछ लोगों से डाटा कलेक्ट किया जाता है। जैसे पूरे इंडिया में घूम घूम के नहीं, यूपी से कुछ लोगों से पूछ लिया गया, ठीक है, चेन्नई से कुछ लोगों से पूछ लिया गया, बिहार से पूछ लिया गया, झारखंड से पूछ लिया गया, जम्मू कश्मीर से पूछ लिया गया, ठीक है। तो ऐसे कुछ सैंपल लेके हर जगह से पूछ लिया गया कि भैया क्या है, आप अमीर हैं या गरीब हैं, आप इतना कमा ले रहे हैं कि नहीं कमा पा रहे हैं। और उसी के बेसिस पे पूरे इंडिया का ये जो छोटा सा सैंपल कलेक्ट किया गया है, इस छोटे से सैंपल के बेसिस पे पूरे इंडिया का बता देते हैं कि हाँ पूरे इंडिया में ऐसा ऐसा है। तो ये जो तरीका होता है कोई भी डाटा कलेक्ट करने का, इसको बुलाता है सैंपल सर्वे, ठीक है। तो पुअर्टी लाइन कौन से सर्वे से यूज़ की जाती है, कौन से सर्वे से पता किया जाता है, सैंपल सर्वे से पता किया जाता है। कब किया जाता है, हर 5 साल में एक बार किया जाता है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन करती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक जो है वो है पुअर्टी एस्टिमेट। ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए पुअर्टी एस्टिमेट का मतलब क्या है, इधर इस ग्राफ से समझिए। अगर आप इस ग्राफ में देख रहे हैं 1993 से 94, ठीक है, 2004 से 2005, 2009 से 10, 11 से 12, ये ईयर आपका लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये बता रहा है पुअर्टी रेशियो कितना है, कितने लोग गरीब हैं, ठीक है। इधर पुअर्टी रेशियो बता रहा है कि कितने लोग गरीब हैं, गांव में कितने लोग गरीब हैं, शहर में गरीबी का परसेंटेज कितना है, शहर में परसेंटेज रेशियो पुअर्टी का कितना है ये इधर बता रहा है, और गांव वाले का इधर बता रहा है, और ये क्या है इधर ईयर दिया हुआ है। अब इसको समझ लीजिए, पुअर्टी एस्टिमेट आप समझ जाएंगे। इस ग्राफ को अगर आप देख रहे हैं तो आप एक चीज़ ये कह सकते हैं कि 1993 से 94 तक में गांव में 50% लोग गरीब थे और शहर में 23% लोग गरीब थे।
फिर कुछ टाइम बाद, कुछ साल बाद 2004 और 5 में गांव में 42% लोग गरीब हैं और शहर में 26% लोग गरीब हैं। 2009 से 2010 में ये पता लगाया जा रहा है कि जो गांव है वहाँ सिर्फ 34% लोग गरीब हैं और शहर में 21% लोग गरीब हैं। ठीक है, 2011-12 में ये देखा गया कि गांव में 26% लोग गरीब हैं और शहर में 14% लोग गरीब हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, जो ये पता लगाया जा रहा है, ठीक है, कितने लोग गरीब हैं, किस जगह कितने लोग गरीब हैं, ठीक है, यही होता है पुअर्टी एस्टीमेट। कितने लोग गरीब है, कितने परसेंट लोग गरीब हैं, टोटल कितने लोग गरीब हैं, यही पता लगाना पुअर्टी एस्टीमेट है। अच्छा, अगर आप इस ग्राफ में थोड़ा गौर किए होंगे, थोड़ा ध्यान दिए होंगे, तो आप लोग ये देखे होंगे कि टाइम के साथ पुअर्टी परसेंटेज, जो पुअर्टी रेशियो परसेंटेज है, ये कम होता जा रहा है, शहर में भी और गांव में भी। यानी इंडिया में हम लोग ये कह सकते हैं कि इंडिया में जो पुअर्टी है, जो गरीबी है, ये क्या हो रही है, ये धीरे धीरे कम होती जा रही है, ये धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पुअर्टी एस्टीमेट भी समझ में आ गया होगा। पुअर्टी एस्टीमेट का मतलब सिंपल सा यही होता है कि जो पुअर्टी का रेशियो डिक्लाइन हो रहा है उसी को पता लगाना। ठीक है, तो इससे एक चीज़ हम लोग ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि 2004 से 2005 के बीच में जो पुअर्टी थी वो कितनी थी, 404 मिलियन लोग पुअर थे। 404 मिलियन लोग 2004 से 5 वाले एरिया में ईयर में 404 मिलियन लोग पुअर थे इंडिया में। ठीक है, फिर उसके बाद 2011 से 2012 में ये 404 मिलियन से जो टोटल पॉपुलेशन 404 मिलियन गरीब थे वो कम होके कितना आ गई है, वो आ गई है 270 मिलियन पे। ठीक है, वो कितनी हो गई है, 270 मिलियन हो गई है। इससे भी हम लोग यही कह सकते हैं कि इंडिया में पुअर्टी कम हो रही है, गांव में भी पुअर्टी घटती जा रही है, शहर में भी पुअर्टी जो है घटती जा रही है। ठीक है, 2011-12 में जो सर्वे लिया गया था उससे ये पता चला था कि 270 मिलियन लोग इंडिया में गरीब हैं। ठीक है, और 1994 में जो सर्वे किया गया था उससे ये पता किया 404 मिलियन गरीब हैं। तो ओवरऑल भी देखा जाए तो इंडिया की गरीबी जो है, पुअर्टी जो है कम हो रही है। शहर के केस में भी जो रूरल एरिया है वहाँ पे भी गरीबी कम हो रही है। ठीक है, और जो अर्बन एरिया, जो शहर है, वहाँ पे भी गरीबी कम हो रही है और गांव वाले एरिया में भी गरीबी कम हो रही है। तो ये था आपका जो है पुअर्टी एस्टीमेट। ठीक है, इसके बाद अगली टॉपिक जो हम लोगों को पढ़नी है वो है वर्नेबल ग्रुप। अगली टॉपिक कौन सी है, वर्नेबल ग्रुप। एक सेकेंड, देखिए ध्यान से समझिएगा, 2-3 बातें हैं, ध्यान समझिए। सबसे पहली कि जो पोर्शन है लोगों का जो पुअर्टी लाइन में है, ठीक है, वो सेम नहीं है। ठीक है, वो सेम नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ध्यान से समझिएगा, इंडिया में, ध्यान से, एक सेकंड ग्राफ देख लूँ, ग्राफ है, इस ग्राफ से समझिए। इंडिया में जो पुअर्टी लाइन बनाई जाती है उस पुअर्टी लाइन से एक बात और कंक्लूड की गई है कि इंडिया में गरीबी जो है वो वैरी करती रहती है। ठीक है, कुछ ऐसे सोशल ग्रुप हैं, कुछ ऐसे सोशल ग्रुप हैं जो कि बहुत ज़्यादा गरीब हैं। ठीक है, जैसे SC ST, ठीक है, या फिर जो एग्रीकल्चर लेबर है, एग्रीकल्चर लेबर, जो लेबर एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। तो क्या हो गया, इधर एग्रीकल्चर लेबर जो हैं ये गरीब हैं। ठीक है, SC कम्युनिटी के लोग गरीब हैं, ST कम्युनिटी के लोग गरीब हैं, जो एग्रीकल्चर लेबरर हैं वो गरीब हैं।
ठीक है। जो शहर में जो अर्बन लेबर्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा गरीब है। तो एक चीज़ ये देखा जा रहा है कि इंडिया में जो गरीबी है ना, जो इंडिया में गरीबी है वो सिर्फ वल्नरेबल ग्रुप के साथ ही रही है, या जो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। कमज़ोर कौन कौन था पहले बताए थे, एससी हैं, एसटी हैं, कुछ कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में जो वल्नरेबल है, जो कमज़ोर हैं, ठीक है, जो धीरे धीरे गरीब होती जा रही हैं। तो अगर इनके कमजोरी की वजह से ये लोग गरीब होते जा रहे हैं, ये पहले बता चुके हैं। तो वो कौन लोग हैं जो कमजोरी की वजह से गरीब हो रहे हैं? तो एससी एसटी कैटेगरी कम्युनिटी के लोग, जो एग्रीकल्चर लेबरर हैं, जो एग्रीकल्चर में लेबर वाला काम करते हैं गांव में, वो लोग गरीब हो रहे हैं। जो अर्बन लेबर हैं, जो शहर में रह के अर्बन लेबर का काम करते हैं, जो लेबर का काम करते हैं, ये लोग गरीब हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा कह क्या रहा है ये पूरा ग्राफ, क्या समझा रहा है ये पूरा ग्राफ, यही चीज़ समझा रहा है। ये कह रहा है कि पूरे इंडिया में एवरेज इंडियन पुअर्टी रेशियो कितना है? 22% है। ठीक है, कितना है? 22 है। एवरेज इंडियन पुअर्टी कितनी है? 22 है। मतलब इंडिया में 22 जो है करीब, इंडिया में जो एवरेज पुअर्टी है, इंडिया में जो एवरेज इंडियन पुअर्टी रेशियो है वो कितना है? वो 22 है। ठीक है, उसमें से 29 एससी कम्युनिटी के हैं, 43 एसटी हैं। ठीक है, 22% एवरेज है। ठीक है, 22% एवरेज है। ठीक है, तो 22 जो है एवरेज इंडियन पुअर्टी रेशियो है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट के 29% लोग पुअर हैं। ठीक है, शेड्यूल कास्ट के एससी कम्युनिटी के 29% लोग पुअर हैं। एसटी कम्युनिटी के 43% लोग पुअर हैं। ठीक है, 34% पुअर्टी जो है वो जो लेबर हैं, गांव में रहने वाले लेबर हैं, जो एग्रीकल्चर लेबर हैं उनका। ठीक है, जो शहर में रहने वाले लेबर हैं वो 34% पुअर हैं। तो ये जो अलग अलग रेशियो है, ठीक है, ये जो अलग अलग रेशियो बताया गया है कि एसटी कम्युनिटी के इतने पुअर हैं, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के इतने पुअर हैं, रूरल जो एग्रीकल्चर लेबर हैं वो इतने पुअर हैं, अर्बन जो एग्रीकल्चर लेबर हैं वो इतने पुअर हैं। तो ये क्या है? ये यही बता रहा है कि जो इंडिया में वर्नेबल ग्रुप्स हैं वो हर ग्रुप में अलग अलग पुअर्टी का रेशियो है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पुअर्टी रेशियो इंडिया में किसका है? तो एसटी कम्युनिटी का है। ठीक है, एसटी कम्युनिटी कितनी पुअर्टी है? 43 है। 43 जो है 100 में से 43 एसटी पुअर हो रहे हैं। ठीक है, 34 जो है वो जो तुम्हारा ये एग्रीकल्चर लेबरर हैं। ठीक है, और 34 जो तुम्हारे ये क्या नाम है इनका, जो अर्बन लेबर हैं, ये लोग पुअर हैं। 34% अर्बन एग्रीकल्चर लेबर, जितने भी लेबर हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर लेबर हो चाहे वो अर्बन लेबर हो, 34% ये लोग पुअर हैं। 43% एसटी कम्युनिटी के लोग पुअर हैं। 29% जो है तुम्हारा ये क्या नाम है, 29 किसका था? हाँ, एससी कम्युनिटी के लोग पुअर हैं। 29% एससी कम्युनिटी के पुअर हैं। तो एसटी कम्युनिटी की पुअर्टी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सबसे कम पुअर्टी किस में है? पुअर्टी रेशियो किस में है? तो एससी कम्युनिटी में है, 29%। ठीक है, तो ये कुछ ग्रुप हैं। कौन कौन से ग्रुप हो गए जो ज़्यादा वर्नेबल हैं पुअर्टी के? तो एसटी, एससी, एग्रीकल्चर लेबर, ठीक है, अर्बन लेबर, ये 4 ऐसे वर्नेबल ग्रुप हैं जो पुअर्टी में हैं, जो बहुत ज़्यादा पुअर्टी में हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हमारे जो है वर्नेबल ग्रुप्स हैं जो इंडिया में पुअर्टी में है। कौन कौन है? एसटी हैं, एससी हैं, ठीक है, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर लेबर हैं, फिर उसके बाद अर्बन लेबर हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके आगे के जो भी टॉपिक हैं, जैसे कि आपके कौन कौन से टॉपिक बच रहे हैं, एक ये स्टोरी आपको समझनी है, स्टोरी ऑफ शिवरमन। ठीक है, फिर उसके बाद एक टॉपिक आप लोगों को समझना है, इंटर स्टेट डिस्पार्टीज। उसके बाद ग्लोबल पुअर्टी सिनेरियो समझना है। उसके बाद ये ग्राफ समझना है, ठीक है, पुअर्टी के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं ये हम लोगों को पढ़ना है। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है एंटी पुअर्टी मेज़र, किस तरीके से गरीबी को रोका जाएगा। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है आगे क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं इंडिया में। तो
तो ये इतनी चीज़ें हैं अभी पढ़ने के लिए हम लोगों को। इसके आगे की जो क्लास होगी वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।